Hello friends, welcome to my channel The Lawyer's Rooms। आज का हमारा टॉपिक है एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब विबंध। यह सेक्शन 115 टू 117 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। ये जो फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ था और इनकॉर्पोरेट हुआ था वो हुआ था इंडिया एविडेंस एक्ट में आफ्टर केस पिकार्ड वर्सेस सीड्स के। और इसको जब जुडिशियल रिकॉग्निशन कब मिली थी, इस केस के बाद शरद चुंदर दे वर्सेस गोपाल चुंदर 1891। ये एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप। इसका मतलब है कि लॉ में अगर एक बार किसी व्यक्ति ने कुछ एडमिट कर दिया, तो कोई फैक्ट के ऊपर कुछ एडमिशन दे दिया, तो वो डिनाई नहीं कर सकता उस फैक्ट से बाद में। इसके लिए एक फेमस मैगजीन भी आई थी इसकी, एलिगन कॉन्ट्रेरिया नॉन ई एडियुडेड। मतलब इसका ये मतलब है अ पर्सन एलिगिंग कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट शुड नॉट बी हियर्ड। मतलब कोई बंदा अगर कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स देता है जो एडमिट किया है उसके अगेंस्ट, तो वो सुने नहीं जाएंगे। ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ये एक सब्सटेंसिव रूल है जिसे हम बोलते हैं कि ये मूल रूल है एविडेंस का। और ये कहाँ पे अप्लाई होता है? ये सिर्फ ऐसे केसेस में अप्लाई होता है अगेंस्ट सिविल एक्शन। मतलब ये सिविल केसेस के अगेंस्ट ही यूज होता है। हमने काफी एग्जांपल्स देखे हैं अलग-अलग उसमें, जैसे कि जो एस्टॉपल होता है अलग-अलग एक्ट्स में, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 49 में एस्टॉपल बताया गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया गया है और पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 115 एस्टॉपल। इसका पूरा कहने का मतलब ये है कि जब एक पर्सन बाय डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन किसी को यह बिलीव दिलाता है कि यह चीज सही है और इस पे आप बिलीव कर सकते हैं, उसके बाद ना तो वो खुद और ना ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में जो उसके और किसी और के बीच में होगा, वो डिनाई नहीं कर सकता जो उसने एडमिट किया है पहले। इसमें अपन बोल सकते हैं कि एस्टॉपल बहुत सारे डिफरेंट काइंड के होते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स। जब भी कोई जजमेंट होता है तो कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट कोई जजमेंट देती है, तो अगर एक बार अगर कोर्ट जजमेंट दे देती है तो फिर पार्टीज उसके बाउंडेड हैं उसको मानने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल स्टॉप करता है पार्टीज को कि वह फिर से कोई सूट जो सेम मैटर पे है या सेम डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट्स पे है, वो फिर से केस नहीं लगा सकता। हाँ, रिवीजन लगा सकता है, लेकिन
वह फिर से उसी सेम मैटर पे केस नहीं कर सकता। यही डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल यहाँ पे पार्टीज को स्टॉप करता है। ये फाइनल जजमेंट के ऊपर ही लगती है और फाइनल जजमेंट के लिए आप रिवीजन लगा सकते हैं, बट सेम मैटर पे नहीं, आप फिर से लगा सकते हैं। ये सेम ऐसे जैसे कि सीपीसी में है रेस जुडिकाटा, उसी से उसकी तरह ही डील करता है। जैसे कि सीपीसी में सेक्शन 10 टू 14 ऑफ सीपीसी एंड सेक्शन 40 टू 44 इसके बारे में बोलता है कि एक बार अगर आपने लगा दिया तो फिर से आप नहीं लगा सकते सेम ग्राउंड्स पे। दूसरा बात है अपना एस्टॉपल बाय डीड। अगर डीड में एक बार पार्टी ने या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ क्लेम किया है तो वह फैक्ट डिनाई नहीं कर सकता, उसको उस पे एग्री होना ही पड़ेगा। हाँ, अगर डीड फ्रॉड या इलीगलिटी के बेसिस पे ली गई है, बनाई गई है, तो फिर वो एस्टॉपल के अंडर में नहीं आती। फिर हम डिस्कस करते हैं एस्टॉपल बाय कंडक्ट और इन पियास। एस्टॉपल इन द कंट्री या एस्टॉपल बिफोर पब्लिक भी इसको कहते हैं, जो ये सेक्शन 115 टू 117 इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये इसी पर बेस्ड है। थर्ड आता है एस्टॉपल बाय साइलेंस। अगर कोई पर्सन की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर एक्यूरेट फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस बताए, बट वो चुप रहता है, इसका मतलब यह है कि उसने सही टाइम पर सही चीज नहीं बोली, इसलिए ये उसका एक फेलियर है जो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा इन एज ए स्टॉपर। अगर उसकी कोई ड्यूटी नहीं है बोलने की तो उस पे स्टॉपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। लास्ट है हमारा स्टॉपर ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ। जब भी किसी लॉ की बात होगी तो उस पे एस्टॉपल वर्क नहीं करेगा, ना ही अप्लाई करेगा रेगुलेशंस पे, ना ही अप्लाई करेगा डिसीजन ऑर्डर अल्ट्रा वायर्स पे। कभी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो उस पे भी वो अप्लाई नहीं करेगा, ना ही वो अप्लाई करेगा सोवरेन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट पे, ना ही वो अप्लाई करेगा अगेंस्ट माइनर, ना ही वो अप्लाई करेगा इन केस ऑफ मेंटेनेंस। Section 115 deals with the estoppel by representation of act and conduct। मतलब ये जो है वो एक्ट और कंडक्ट के बारे में बात करता है, जबकि 116 एंड 117 ये एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। लाइक एज पर सेक्शन 100 एंड 116 ये टेनेंट और लाइसेंसी के बारे में बात करता है कि जब वह कोई चीज पोजीशन में लेंगे, मतलब ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस रिलेशन बिटवीन टेनेंट एंड ओनर और लाइसेंसी एंड लाइसेंसर, जब यह कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, जब कंटिन्यूटी होगी इस रिलेशनशिप की, टेनेंट ओनर की, लाइसेंसी लाइसेंसर की, उस समय जब एट द स्टार्टिंग में जब वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पोजीशन में ले रहा है अपने, और उस समय अगर उसने ऑनर के टाइटल के बारे में कुछ नहीं पूछा तो वह बाद में भी नहीं पूछ सकता। एक बार एक्सेप्ट करने के बाद वो बाद में ऑनर के टाइटल पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। सेम वो लाइसेंसर के ऊपर भी क्वेश्चन, लाइसेंसी लाइसेंसर के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। सेक्शन 116 हमको इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रही था। सेक्शन 117 हमको मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। इसमें वही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज
shall be permitted to deny that the drawer has authority to draw such bill or endorse it, nor shall any bailee or license be permitted to deny that his bailer or licensor had at the time of bailment, bailment के टाइम पे और द लाइसेंस कमिंस्ड होने के पहले शुरुआत में अथॉरिटी टू मेक सच बेलमेंट और ग्रांट सच लाइसेंसी कि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी बेलमेंट की या फिर लाइसेंस देने की। अगर उसने शुरुआत में नहीं बात करी इस बात के तो वह बाद में भी इस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। यही एक्सप्लेन करा है इन एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2 कि एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज वो डिनाई नहीं कर सकता अगर उस ये बोल के कि सामने वाला जैसे कि फॉर एग्जांपल द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn, जिसके थ्रू उसने बिल ऑफ एक्सचेंज किया है अगर वो पर्सन नहीं होके कोई और पर्सन होता है तो वो डिनाई कर सकता है। वैसे ही ये गुड्स billed to a person other than the bailer and may prove such person have right to अगर डिलीवर पर्टिकुलर व्यक्ति जिससे कि हुआ है तो वो उस पे कर सकता है, लेकिन कोई अगर और बंदा गुड्स लेने आता है तो उसे वो मना कर सकता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं और भी वीडियोज़ बना सकूँ। यह वीडियो मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने के लिए बनाया है। हो सकता है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं the.lawyer.roop। Thank you so much. Have a nice day.